हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन का, जो आपका पहला पार्ट हो चुका था क्लास 9th वालों के लिए। उसका आज ये सेकंड भाग है, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको आदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ ये सब बता दी थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दूरी, डिस्टेंस। क्या होता है दूरी? तो एक एक शब्द में अगर हम बोलें दूरी यानी पथ की लंबाई। पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी वस्तु जितना जितना लंबा रास्ता तय करती जाती है, उसकी दूरी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि एक वस्तु है कोई ए नाम की, जो कहाँ से, मान लिया कि एक रेलगाड़ी मान लो यहाँ पर, जो ए से बी तक जाती है और इसकी लंबाई कितनी है, मान लिया कि 1 किलोमीटर है। तो इस वस्तु की दूरी भी कितनी होगी आपकी? 1 किलोमीटर। यानी वस्तु जितनी ज़्यादा दूर, जितना लंबा रास्ता तय करती है, उतनी ही वो उसकी क्या होती है? दूरी होती है। तो दूरी समझ में आई। पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। माना कि एक रेलगाड़ी है, ए से बी तक पहुंचती है और ए से बी तक की जो लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा जो दूरी चली जाएगी वो भी आपकी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। इसके बाद दूरी से रिलेटेड पॉइंट। तो दूरी, सबसे पहले दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। यानी इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, इसमें केवल केवल क्या होता है? परिमाण होता है। जितना ज़्यादा रास्ता लंबा होगा, दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है दूरी सदैव। तीसरा पॉइंट कि दूरी का मान एक हिसाब से कहें तो ऋणात्मक कभी नहीं होता, क्योंकि अगर वस्तु दूरी चले, वस्तु कुछ ना कुछ चलेगी तो वो क्या होगी? उसका दूरी का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद जो दूरी को मापने वाला यंत्र होता है वो आपका क्या होता है? ऑडोमीटर। ये क्वेश्चन आपका जीएस का है, जनरल साइंस का। पूछा जा सकता है कि दूरी मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडोमीटर कहलाता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? दूरी को नापते हैं। तो उम्मीद है आपको दूरी का टॉपिक ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब आपका टॉपिक आता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि डिस माने होता है हटना, प्लेस माने स्थान का, और मेंट माने चेंजमेंट की। यानी कि जब वस्तु का स्थान बदल जाता है तो हम कह सकते हैं कि मान लिया कि वस्तु क्या पहले प्रारंभ में कहाँ थी? ए बिंदु पर। तो इसके बाद क्या कहाँ पहुँच जाती है? वो बी पर। तो वस्तुओं के जो स्थितियों का अंतर होता है, वस्तुओं के बीच की, मतलब कि जो स्थिति है उसकी बीच का जो अंतर है, वही क्या कहलाता है? दूर विस्थापन कहलाता है। एक शब्द में कहें अगर हम परिभाषा बिल्कुल, तो स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? सॉरी, विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? मान लिया वस्तु कहाँ थी? ए थी, और ए से वस्तु कहाँ पहुँच गई है? बी पर पहुँच गई है। अतः इनके बीच का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? बी माइनस ए। क्लियर? इसके बाद विस्थापन से रिलेटेड पॉइंट। तो विस्थापन कैसी राशि है आपकी? सदिश राशि होती है। दूसरा, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। इसके बाद विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जो कि आपको पता है। और इसके बाद आपका टॉपिक आता है
दूरी और विस्थापन में अंतर। तो एक साइड हम लिख लेंगे दूरी और एक साइड क्या लिखेंगे आपका विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में पहला अंतर क्या होता है कि दूरी के हमने आपको बताया कि दूरी कैसी होती है, अदिश होती है, जबकि विस्थापन कैसा होता है, सदिश होता है। इट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दूरी एंड विस्थापन। सेकंड पॉइंट कि दूरी का मान कैसा होता है, सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन का मान कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। कैसे होगा वो अभी हम आपको बता देंगे। तीसरा कि दूरी का मान शून्य नहीं होता, कभी भी शून्य नहीं होता, जबकि विस्थापन का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसके बाद ये क्लियर पॉइंट। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि दूरी जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। ये हमेशा याद रखना कि विस्थापन कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद आपका टॉपिक पांचवा पॉइंट आता है कि दूरी या तो विस्थापन, यानी कि एक हम फॉर्मूला लिख सकते हैं आपका, विस्थापन यानी इसका मतलब क्या है कि आपका विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से छोटा भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। विस्थापन हम क्या कह रहे हैं कि विस्थापन क्या है, दूरी से छोटा भी होता है और उसके बराबर भी होता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण के लिए बताया, हम बताएं आपको कि कैसे ही होता है। तो ये क्लियर आपको, हम आपको बताएं कि विस्थापन का मान कैसे छोटा होता है। तो मान लिया कि जैसे एक वस्तु कहाँ है, ए से बी तक जाती है, ए से बी तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर, ठीक। तो इसकी दूरी कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं कि सर जितना लंबा पथ उतनी ही दूरी। तो पथ कितना लंबा है, पथ है सर 100 मीटर, तो हम दूरी कितनी हो गई आपकी 100 मीटर। इसके बाद आपका विस्थापन, तो ए से बी तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका 100 मीटर आ जाएगा। तो दूरी और विस्थापन इक्वल हुए। इसके बाद अब हम देखें, अगर मान लिया कि वस्तु ए से बी तक जाती है और बी से वापसी लौटती है, जब वापसी आती है तो एक सी बिंदु पर लौट आती है और ये बी से कितनी दूरी पर है, 40 मीटर दूरी पर है। सवाल समझ में आया आपको कि वस्तु ए से बी तक जाती है, बी से वापसी सी पर आ जाती है और जब बी से सी तक आती है तो कितनी दूरी चलती है, 40 मीटर दूरी तय करती है। अतः अब दूरी कितनी होगी, तो वस्तु की लंबाई पहले यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 100, वापसी में आई तो कितनी हुई, 40, तो आपका आंसर कितना हो गया, 140 मीटर। विस्थापन, तो विस्थापन में अगर देखा जाए तो विस्थापन क्या है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना होगा आपका 100, क्योंकि ये अब जब वो रिवर्स हो रहा है, जब पीछे आ रहा है, क्योंकि विस्थापन की ऐसी राशि होती है आपकी सदिश, तो इसमें दिशा का इंपॉर्टेंस होता है। तो जब वो ए से बी की ओर जा रही थी तो कैसा लेंगे हम, +100, और जब बी से वापसी आएंगे तो -40, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 मीटर। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कि विस्थापन देखो यहाँ पर छोटा है और इसमें क्या है, विस्थापन बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये चारों पॉइंट भी आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद आपके एक दो सवाल हैं, जैसे कि एक वस्तु है, मान लिया कि एक वस्तु है ए, जो r मीटर त्रिज्या की क्या कर रही है, एक वृत्त पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और जब वो चक्कर लगाती है तो वो पूछ रहे हैं आपसे सी, ये क्या है इसका केंद्र। तो वो पूछते हैं कि पूरे चक्कर में वस्तु कहाँ से चलती है, ए से चलती है और वहीं पॉइंट पर आ जाती है, तो पूरे चक्कर में दूरी। तो आपको पता है कि पूरे चक्कर में वस्तु कितनी लंबाई चलती है, तो वृत्त की परिधि के बराबर, परिधि के बराबर, तो परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2πr। क्लियर। इसके बाद पूरे चक्कर में आपका विस्थापन, तो पूरे चक्कर में आपका विस्थापन कितना होगा, तो जब वस्तु यहाँ से यहाँ,
तो जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक आएगी तो वो कितना आएगी आपका, मान ली ए से बी तक आ रही है तो कितना दूरी चलेगी, प्लस में चलेगी। और जब बी से ए तक जाएगी तो फिर उसकी दिशा बदल रही तो माइनस में दूरी चलेगी। क्लियर। मान लिया कि ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, थोड़े देख लिया उदाहरण के लिए, तो ये 100 है तो फिर ये कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक माइनस के 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। और वैसे भी ये आपको याद रखना कि यदि वस्तु का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि वस्तु जहाँ से चलती है वहीं पर आ जाती है तो उसका विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ से वस्तु फेंकी गई ए से कितनी दूरी तक, 10 मीटर तक ऊपर तक जाती है और पुनः वो क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो कितना दूरी चलेगी, प्लस के 10, और जब वापसी आएगी तो कितनी होगी, माइनस के 10। तो आंसर आपका क्या होगा, 0। तो बस तो जहाँ से लौट कर वहीं, जहाँ से चलती है वहीं से लौट कर अगर वहीं पर आ जाए तो इसका विस्थापन कितना होता है, सदैव 0 होता है। ये क्लियर आपको। इसके बाद ये हमने आपको बता दिया कि पूरे चक्कर में कितनी दूरी चलती है, तो पूरी चक्कर में दूरी 2πr। पूरे चक्कर में विस्थापन, तो सर पूरे चक्कर में ये लिख लेना अच्छे से, पूरे चक्कर में विस्थापन कितना होगा, 0। अब आधे चक्कर में, तो आधे चक्कर में दूरी कितनी होगी, तो पूरे चक्कर में दूरी कितनी थी, 2πr। तो आधे में कितनी हो गई, 2πr/2। तो आधे चक्कर में दूरी कितनी होगी आपकी, πr। इसी प्रकार से विस्थापन, तो विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की r, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है r, तो r + r = 2r। तो आपका विस्थापन आधे चक्कर में कितना होता है, 2r। दूरी कितनी होती है, πr। पूरे चक्कर में दूरी कितनी होती है, 2πr, और पूरे चक्कर में विस्थापन कितना होता है, 0। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची इस प्रकार की एक सीढ़ी है। सवाल हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि एक व्यक्ति 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची 10 सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। कितनी सीढ़ी हैं, नंबर ऑफ सीढ़ी, यानी सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 10। चौड़ाई, चौड़ाई को हमने मान लिया सीढ़ी की चौड़ाई, सीढ़ियों की संख्या कितनी है, n = 10। चौड़ाई कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर, सॉरी तो चौड़ाई कितनी है आपकी, सीढ़ियों की संख्या कितनी थी, n = 10, और चौड़ाई कितनी थी आपकी, चौड़ाई कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो आपका ये सूत्र होगा कुल दूरी के लिए, ये आप कहीं लिख लें, NH + NB। तो n क्या है, संख्या, तो n का मान 10, h क्या होती है, ऊंचाई, तो 10 × 6। इसी प्रकार से n आपका फिर से 10, और चौड़ाई कितनी है आपकी 8, तो 10 × 60 + 8 × 80, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 140। तो वो 10 सीढ़ियों में कितनी दूरी चलेगी आपकी, 140 मीटर। क्लियर। इसी प्रकार से विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन आपका, मान लिया कि ये कितनी है 6 और ये कितनी है 8, तो ये एक त्रिभुज बन गया। तो आप निकाल सकते हैं कि मान लिया ABC, तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 8 का वर्ग, BC कितना है 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 + 36, तो विस्थापन कितना आ जाएगा आपका, √100 = 10। तो विस्थापन कितना चलेगा एक में, क्योंकि एक सीढ़ी में कितना चल रहा है,
एक सीढ़ी में विस्थापन कितना चल रही थी 10, तो 10 में कितना चलेगा 10 गुणा 10 यानी कि 100 मीटर। क्लियर। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा उम्मीद करते हैं। और यदि आपको समझ में आए, अच्छे से आए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें। धन्यवाद।